Hi guys, I Pushpraj welcome you to my channel HP Study Expert. I hope you all are well and doing your preparation well. This video is about the CDP questions which are mostly asked in the exam of different state and in CTET. This video is going to be very important for CTET and all other states teacher eligibility exams. इस सीरीज में हम डेली CDP के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और साथ ही मैं इन क्वेश्चंस का विद रिस्पेक्ट टू दियर सॉल्यूशंस आंसर जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा। आंसर तो हम करेंगे लेकिन मैं उन आंसर को एक्सप्लेन भी करूंगा जिससे हमारे एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला प्रश्न है सोशियोलॉजिकल टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वाज गिवन बाय। जो पर्सनैलिटी की सोशियोलॉजिकल टाइप की थ्योरी है वो इनमें से किसने दी है? तो ऑप्शन में है हिपोक्रेट्स, क्रेस्चमर, शेल्डन, स्प्रेंगर। तो इनमें से बात करते हैं। तो इनमें से ये थ्योरी दी है, आंसर दिया हुआ है स्प्रेंगर ने। ठीक है, स्प्रेंगर ने सबसे पहले बात की हुई है इस पर्सनैलिटी थ्योरी की। उन्होंने बोला कि 6 टाइप्स की जो है पर्सनैलिटीज होती हैं, 6 टाइप की पर्सनैलिटी की इन्होंने बात की है और ये इन्होंने अपनी बुक लिखी है। इन्होंने एक बुक है टाइप्स ऑफ मैन, टाइप्स ऑफ मैन। इसमें इन्होंने 6 टाइप की पर्सनैलिटीज की बात की है, जैसे कि थ्योरेटिकल टाइप की पर्सनैलिटी हो गई, इकोनॉमिक टाइप की पर्सनैलिटी हो गई, एस्थेटिक टाइप की पर्सनैलिटी हो गई, सोशल टाइप की पर्सनैलिटी हो गई, पॉलिटिकल टाइप की पर्सनैलिटी हो गई और रिलीजियस टाइप की पर्सनैलिटी हो गई। तो इस तरह की 6 टाइप की इन्होंने जो है पर्सनैलिटीज की बात यहाँ पे की है स्प्रेंगर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Physical education has evolved as a dash subject over time and its scope is not dash। तो फिजिकल एजुकेशन कहा कहते हैं कि इनमें से किस तरह के सब्जेक्ट के रूप में इवॉल्व हुआ है और इसमें से कौन सा इसका स्कोप नहीं है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन मल्टी डिसिप्लिनरी और कन्फाइंड वाला, कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो शुरू से ही इसका मल्टी डिसिप्लिनरी रही है। ये ऐसा नहीं है कि इसके बहुत ज़्यादा एक ही डिसिप्लिनरी, ऐसा नहीं है, इसके बहुत से डिसिप्लिन है। फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करें तो फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पर लेना देना है एक हॉलिस्टिक एजुकेशन के साथ। हॉलिस्टिक एजुकेशन यानी कि जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, खासकर पर्सनैलिटी वाले फेज में जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है फिजिकल एजुकेशन जो है। और फिजिकल एजुकेशन जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से इंडिविजुअल को दी जाती है और उनका जो है उनको फोकस भी किया जाता है उनके जो इंडिविजुअल्स की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनके बेस के आधार पर उनकी जो एफिशिएंसी रहती है, मेंटल अलर्टनेस रहती है कि डेवलपमेंट फेज में वो किस तरह से ग्रो करते हैं, तो वो सब फिजिकल एजुकेशन में देखा जाता है। तो फिजिकल एजुकेशन में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय। तो जो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो इनमें से किसने दी है? फ्रूड ने दी है, क्लार्क एल हल ने दी है, मैकडूगल, मॉर्गन। तो इनमें से दी है ये मैकडूगल ने ये थ्योरी दी है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। विलियम मैकडूगल ने इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। इस थ्योरी में ये कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे नेचुरल बायोलॉजिकल टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं और ये जो नेचुरल बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं ये इनकी सर्वाइव करने में मदद करती है, कैसे मोटिवेशन क्रिएट करती है ये पर्सन के सर्वाइव रहने के लिए। और हर एक पर्सन के कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, कुछ बड़े स्तर पे होते हैं और कुछ लेसर डिग्री में होते हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं। तो इसलिए इसको इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है और यही इंस्टिंक्ट जो है इस व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इंस्टिंक्ट आते हैं पर्टिकुलर पर्सनस को। जैसे कि इन्फेंट्स की अगर बात करें तो उनमें रूटिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि चाइल्डहुड में होते हैं, जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं उस टाइम होते हैं। जैसे ही उनके पास कुछ भी चीज़ होएगी वो उसको हाथ में लेके सीधा मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, तो वो रूटिंग इन्फ्लेक्स रिफ्लेक्स में आता है और वो एक टाइप का सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट है, क्योंकि छोटे बच्चे के अटैम्प्ट उस समय उतने ही होते हैं, वो हर चीज़ को हाथ से पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है और सीधा मुँह में डालना चाहता है। तो ये सारे हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं और ये थ्योरी मैकडूगल ने दी है जिसको इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is correct about the process of development of an individual? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है डेवलपमेंट के लेके, किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को लेकर? तो पहला है इट इज़ अ यूनिडायमेंशनल इन नेचर, दूसरा है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाई
हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये भी इनकरेक्ट है। देर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी रहती है, ये ठीक है, यूनिडायमेंशनल नहीं है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है। उसके बाद है डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नहीं, हेरिडिटरी फैक्टर्स के ऊपर भी डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड रहती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है कि देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट की प्रोसेस में क्या रहता है, कल्चरल डाइवर्सिटी रहती है। जो व्यक्ति होता है वो डिफरेंट कल्चर्स में ग्रो करता है, तो उसकी डिफरेंट टाइप की ग्रोथ होती है, डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट होती है। जैसे मान लो कोई एक आर्मी बैकग्राउंड में ग्रो होता है, तो उसका जो कल्चर टाइप का बैकग्राउंड होगा वो आर्मी से रिलेटेड ज़्यादा होगा, पेट्रियोटिज्म ज़्यादा होगा उसमें, तो वो आगे जाके भी वो कोशिश करेगा कि वो आर्मी में ही जाए, क्योंकि उसका बैकग्राउंड कल्चर जो है वैसा ही उसको मिला होता है। तो उसी हिसाब से कह सकते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है जो कि इनकरेक्ट है, गलत है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, तो कोइंसिडेंसेस का तो कोई रिजल्ट नहीं है, कोइंसिडेंसेस थोड़ी होंगे डेवलपमेंट में कि कोई कोइंसिडेंस हो गया और किसी की हाइट बढ़ गई, कोइंसिडेंस हो गया और किसी को कोई नई अचीवमेंट हो गई, तो कोइंसिडेंस से कुछ भी होने वाला नहीं है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रुकती नहीं है, लगातार चली रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम बॉम्ब टू टॉम चली रहती है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल, एक समय तक जो है हम किसी की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के, इनमें से कोइंसिडेंसेस वाला प्रिंसिपल नहीं है, कि कोई भी डेवलपमेंट जो होती है हमारी वो कोइंसिडेंस से नहीं होती है। यूनिफॉर्मिटी भी रहती है डेवलपमेंट में, मतलब पैटर्न जो है यूनिफॉर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज इन अ चाइल्ड, तो चिल्ड्रन की मोरल वैल्यूज को बढ़ाने का काम कौन करते हैं। देखिए मॉर्निंग जो असेंबली होती है स्कूल में वो एथिकल वैल्यूज डालती है बच्चे में, प्रॉपर सोशलाइजेशन भी कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज को इंक्रीज करता है, अच्छा उसका जो समझ होती है, इंटेलेक्ट होता है, वो भी मोरल वैल्यूज को इंक्रीज करता है। तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस, देखिए एडोलसेंस एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पीरियड रहता है किसी भी बच्चे की लाइफ में। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा एडोलसेंस का दूसरा नाम नहीं है, एक तरह से अदर नेम नहीं है, तो ट्रांजिशनल पीरियड रहता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, ये सही है। प्रॉब्लम एज रहती है, ये भी कहा जा सकता है कि एक प्रॉब्लमेटिक एज रहती है, बच्चे जो है वो खुद को ना तो बड़ा समझ पाता है ना वो छोटा होता है, तो कहीं ना कहीं बीच में खुद को वो समस्या में पाता है कि वो बड़ा हो गया है या वो छोटा है। तो स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज रहती है, क्यों रहती है स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज, इसलिए रहती है क्योंकि उस समय बच्चा डिसीजन मेकिंग सही से नहीं कर पाता है और उसमें फिजिकल चेंजेस बहुत आ रहे होते हैं जिनकी वजह से वो दुविधा में रहता है, सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं तो उससे भी वो स्ट्रेस में रहता है, तो उस वजह से वो उसको परेशानी होती है। और स्मार्ट एज, देखिए स्मार्ट एज तो बिल्कुल नहीं है, बच्चा इस पूरी स्टेज में जो है दुविधा में ही रहता है, टेंशन में ही रहता है, वो अपनी बॉडी ग्रोथ को समझ नहीं पाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसको सेक्सुअल हार्मोन्स उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको अनेक चीज़ें अट्रैक्ट करती है, उसकी हाइट बढ़ती है एकदम, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें उसके साथ घटित हो रही होती है एट द टाइम, और मेंटल लेवल पर भी वो थोड़ा सा ग्रो कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो खुद को बीच में पाता है, ना तो एडल्ट में पाता है ना तो बच्चे में पाता है, तो वो एक दुविधा वाली स्टेज में रहता है, तो वो स्मार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी इज रेफर्ड टू एज, तो इनमें से बोला गया कि कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है कोलबर्ग ने, उसकी जो स्टेज 3 है और लेवल 2 है वो इनमें से किससे संबंधित है। तो द ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन नहीं है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन नहीं है, द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन नहीं है, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स ओरिएंटेशन ये भी नहीं है। तो इसमें है गुड बॉय और गुड गर्ल वाली ओरिएंटेशन, कि बच्चा जो है वो सभी लोगों से सबके सामने अच्छा बनने का प्रयास करता है, उसको वो कोई भी अच्छा काम करेगा और वो कोशिश करेगा उसको शाबाशी मिले, कोई भी लड़का होगा या लड़की होगा। बेसिकली कोलबर्ग की बात करें तो कोलबर्ग जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट दी है। इस डेवलपमेंट की थ्योरी में इन्होंने 3 लेवल्स की बात की है,
और जिन इन 3 लेवल्स को जो है 6 स्टेजेस में आगे बांटा गया है। तो इसका आंसर होगा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशंस। तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं इसके 3 लेवल्स की बात करूंगा कि इसमें 3 लेवल हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा जो इसमें लेवल है वो रहेगा आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जो गुड बॉय और नाइस गर्ल वाला जो एटीट्यूड है वो लेवल 2 में आता है, ठीक है, लेवल 2 में आता है। और लेवल 2 की स्टेज 3 होती है गुड बॉय और नाइस गर्ल वाली। इसमें ओरिएंटेशन करते हैं बिहेवियर जो है वो सोशल अप्रूवल रहता है, कि वो सोशली अप्रूवल चाहता है खुद को, उसके जो एक्शंस होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो सबके सामने उनको चाहता है कि उनको प्रेज किया जाए, ठीक है, उनको सबके सामने शाबाशी दी जाए, वो सबके सामने वो एक अच्छे बने रहें, सबके सामने एक अच्छी इमेज अपनी बनाने का प्रयास करता है इस लेवल में, इस स्टेज में बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ बोथ पेरेंट्स आर लेफ्ट हैंडेड चांसेस ऑफ हैविंग लेफ्ट हैंडेड बेबी आर, तो कि अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंडेड बच्चा होने के कितने चांसेस है, तो इसमें सही आंसर है 0.5 चांसेस है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इनहेरिटेंस की, ठीक है, कि हमें जेनेटिकली कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स से यहाँ पे मिलती है। तो इनहेरिटेंस में कुछ ट्रेट हमें मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है वो सबसे पहले मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से फॉलो किया गया था, और मेंडेलियन जेनेटिक्स भी इसको कहा जाता है कि इफ बोथ पेरेंट्स आर लेफ्ट हैंडेड, मतलब कि रिसेसिव्स हैं दोनों, तो ऑल दियर चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट हैंडेड होने चाहिए। बट इन रियलिटी क्या होता है कि जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी, या उससे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो राइट हैंडेड होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो लेफ्ट हैंडेड पेरेंट्स हैं उनके बच्चे लेफ्ट हैंडेड ही हो, वो राइट हैंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीडिंग फ्लुएंटली मीन्स द एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, कि अगर कोई बच्चा रीडिंग उसकी जो है वो फ्लुएंटली पढ़ पाता है, वो फ्लुएंटली पढ़ पाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो डिकोडिंग अच्छी कर लेता है, या उसको गैप समझ में आते हैं, शब्दों के बीच में जो गैप होते हैं, और इम्प्रेशन उसको शब्दों का जो उसके ऊपर प्रभाव है उसको वो जल्दी कैच कर लेता है। तो देखिए रीडिंग फ्लुएंटली तभी होती है जब एक्यूरेसी सही होती है, क्योंकि एक्यूरेसी होगी पढ़ने में तो वो जल्दी जो है हम फ्लुएंटली उस चीज़ को, उस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग जो है एक वन ऑफ द मेन स्किल है लैंग्वेज एक्विजिशन करने के लिए। जब भी हम किसी नई लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो पढ़ना जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है। बेसिकली लैंग्वेज में LSRW नाम से लैंग्वेज को हम एक्वायर करते हैं, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और हमारा राइटिंग वाला फॉर्मेट रहता है। तो सबसे पहले हम लिसनिंग सुन के जो है भाषा को सीखते हैं, उसके बाद स्पीकिंग हम बोलते हैं, उसके बाद हम लिखना सीखते सॉरी उसके बाद जो है पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद हम लिखना जो है वो शुरू करते हैं। तो ये थे हमारे CDP के 10 क्वेश्चंस, और ये 10 क्वेश्चंस पहले भी अलग अलग CTET के जो पेपरों में पूछे जा चुके हैं, और स्टेट लेवल पे भी ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को देखिए ज़रूर, और कमेंट जरूर करिए लास्ट में कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपकी कोई सुजेशन रहती है तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको सुजेशन होगी तो वो कमेंट में आप जरूर करिए। थैंक यू।